नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप देखेंगे कि ये टॉपिक यहाँ से 100% क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। आप जितने भी इस टॉपिक से संबंधित हमारे वीडियो अपलोड होते हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा और इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इस टॉपिक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। दोस्तों, यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में सिर्फ एक ही नाम दे दिया जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से यदि टॉपिक सिलेबस में दे दिया जाता है, इसका मतलब है कि यह भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 100% इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहीं से बिलोंग करता है दोस्तों। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष वास्तव में होता है, इसकी हम थोड़ा सा भूमिका पर चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म कहाँ से होता है, कि कैसे लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता का भावना जागृत होता है, कि क्या सोचकर वह इस आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं और जो ब्रिटिश होते हैं उनका विरोध करने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी में जब सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है तो उसके पहले आप देखते हैं कि जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको किस विधि से हटाया जाता है और कैसे आप जानते हैं कि जिन्हें राजा राम मोहन राय, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले 19वीं सदी में ये जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, साथ साथ में जब ये अंग्रेज़ों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ भारत में, तो उस समय राजा राम मोहन राय ने कई चीज़ें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वह एक था सती प्रथा का अंत उन्होंने करवाया। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना रही है। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। तो एक ये हो जाता है कि 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो जो 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, यहीं से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये स्वयं बन जाता है। तो हम संक्षेप में इसमें बात करेंगे दोस्तों कि वास्तव में ये 19वीं सदी में जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, इसकी रूपरेखा क्या थी। तो इसकी रूपरेखा यदि हम बात करें कि जो भारतीय लोगों में इसकी जो एक मानसिकता बनी है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध, तो उसमें एक उनके माइंड में ये आया कि जो पश्चिम के विचार के हम संबंध में बात करते हैं। पश्चिम के विचार को भारतीयों ने देखा, समझा कि वास्तव में जो पश्चिम का मतलब ये है कि यूरोपीय जो थे उनके विचार को उन्होंने देखा और समझा कि वास्तव में इनका विचार क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर उनके माइंड में तरह तरह की बातें आती हैं कि जो यूरोपियन आए हुए हैं या यूँ कहें तो ब्रिटिश जो भारत पर राज कर रहे हैं, इनका जो रणनीति है उस पर इन्होंने देखा कि जो उनके द्वारा भारतीय लोगों को शोषित किया जा रहा है, साथ साथ में इनको परेशान किया जा रहा है।
तो पश्चिम विचार में हम दोस्तों देखेंगे पश्चिम के विचार में, तो इसमें पश्चिम के विचार में सबसे पहला यदि हम बात करें तो इसमें तर्कपूर्ण विचार पर देखा इन्होंने। जो भारतीय लोग थे वह तर्कपूर्ण विचार में देखा। तर्कपूर्ण का मतलब है दूसरा देखते हैं, एक हो जाता है, ये पश्चिम विचार के दोस्तों है। इसमें दूसरा हो जाता है अहलौकिक। अलौकिक विचार ही था दोस्तों। भारतीयों ने इसको समझा कि अलौकिक विचार क्या है। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में, समझा। उसके बाद फिर इन्होंने यह भी देखा, तर्कपूर्ण हो गया, तर्कपूर्ण विचार हो गया, अलौकिक हो गया और धर्मनिरपेक्ष हो गया, और साथ साथ में बहुदेववाद को भी समझा है। बहुदेववाद को या फिर कहें तो एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद को समझा। ये जो भारतीय लोग थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके पश्चिम विचार का मतलब ये यूरोपियों के विचार को समझा और उसमें उन्होंने देखा कि जो तर्कपूर्ण विचार होते हैं, तर्कपूर्ण का विचार का मतलब है तो जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी सोच को वह तर्क से उसको निर्णित करते थे कि वास्तव में यह तर्क संगत है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा उनको बता दिया कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो वो दूसरे के कहने पर कोई भी चीज़, कोई भी काम नहीं करते थे। वह तर्क लगाते थे कि ये सही है कि नहीं सही है, उसके बाद वह काम करते थे। तो भारतीय लोगों ने इसको भी समझा कि ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोग, यूरोपियन लोग कैसे किसी भी बात को या किसी भी तथ्य को वो तार्किक बनाते थे, उसके बाद आगे काम करते थे। तो अब उसके बाद अलौकिक होता है। अलौकिक में आप समझेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे वह अलौकिक मीन्स सिर्फ इस लोक के बारे में बात करते थे और वह दूसरे लोक के संबंध में नहीं बात करते थे कि हम इस लोक में हैं, इस लोक से मतलब है, और आने वाला या फिर दूसरा लोक कैसा है कैसा नहीं है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो भारतीयों ने इसको भी समझा कि ब्रिटिश अधिकारी जो हैं सिर्फ इस लोक से मतलब रखते हैं, जिस लोक के बारे में हमको पता ही नहीं है वह कैसा है उसके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं करते थे। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष उनके मीन्स जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके लिए सिर्फ एक ही धर्म था और वह चाहते थे कि राज्य में भी एक ही धर्म हो और उसके साथ साथ राज्य का कोई धर्म ना हो। राज्य सभी को, कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है सभी धर्मों को समान एक वैल्यू दे, और साथ साथ में ये भी था कि राज्य का कोई अपना धर्म ना हो। अब एकेश्वरवाद के बारे में बात करते थे। एकेश्वरवाद के बारे में जिसको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिसे हम पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, राजा राम मोहन राय को, उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। उनका ये विचार था कि पश्चिम के जो मीन्स यूरोपियन थे उनके विचार को उन्होंने रीड किया और उन्होंने देखा कि जब एक मीन्स जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं है, वह निराकार है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए ईश्वर एक ही है। एकेश्वरवाद पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने सबसे पहले जो बहुदेववाद का था इसका खंडन कर दिया उन्होंने। उनका कहने का मतलब ये था जब ईश्वर एक ही है तो बहुदेववाद का कोई मतलब नहीं है। जब ये क्लियर हो गया कि बहुदेववाद नहीं है तो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा भी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का भी उन्होंने खंडन किया। आपको बता दें कि मूर्ति पूजा का जिस समय राजा राम मोहन राय ने खंडन किया था उस समय इनके पिताजी रमाकांत ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है दोस्तों। तो ये एकेश्वरवाद का मतलब ये है कि एक ही ईश्वर के बारे में कल्पना करना, सोचना, समझना और अन्य के बारे में कोई मतलब नहीं है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं ये हो गया पश्चिम का विचार। अब उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा।
अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में। अंग्रेजी शिक्षा के साथ जब जिस समय अंग्रेजी शिक्षा भारत में आई है तो अंग्रेज़ों के माइंड में यह विचार था कि भारत की जो शिक्षा है उस पर हम अपनी शिक्षा को मीन्स अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय शिक्षा को दबा दें। दोस्तों, ये अंग्रेज़ों ने तो ये सोचा था कि भारतीय शिक्षा को दबा दें, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी कि इस अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में भी होने वाला है। जब ये अंग्रेजी शिक्षा भारत में आई है तो उसी के बाद भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। उसी के बाद लगभग उसी के समकालीन ही प्रेस की स्थापना होती है, छापेखाना की स्थापना होती है, और जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलते थी उस पर इन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया, और साथ साथ में जो यूरोपीय में उस समय घटनाएं हुआ करती थी उनसे ये परिचित होते रहते थे। तो दोस्तों, अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम से भी जो भारतीय लोग थे ये भी वाकिफ़ हुए, और यूरोपीय जो घटनाएं उस समय हुआ करती थी उससे ये परिचित हुआ करते थे। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं, प्रेस भी हो गया। इसी समय प्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो प्रेस की स्थापना से क्या होता है, जब प्रेस की स्थापना होती है तो उसमें कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं होते हैं जिसमें भारतीयों के दिमाग में एक ऊर्जावान का काम करते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोग जो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण, राजनीतिक और सामाजिक शोषण ये जो कर रहे होते हैं, इन प्रेस के आने के बाद किसी न किसी पत्र पत्रिका, जैसे हिंदू पैट्रियट एक पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट था, ठीक है दोस्तों। सोम प्रकाश था। तो ये हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश, और साथ साथ में एक अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। ये ऐसे कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रेस के माध्यम से आई जिसको भारतीय लोग पढ़े और उनके माइंड में एक राष्ट्रीय भावना का विचार। फिर उसके साथ साथ आपने पढ़ा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आप देखे ही हैं क्या, आनंद मठ, ठीक है दोस्तों, आनंद मठ, ठीक है दोस्तों। इसके माध्यम से भी भारतीय लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। और बंकिम चंद्र चटर्जी की ये एक पुस्तक है वंदे मातरम, इसके माध्यम से भी भारतीय लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हुई अंग्रेजी शिक्षा की, प्रेस की स्थापना की। अब आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वह है जो अंग्रेज थे वह कैसे जातीय या प्रजातीय भेदभाव के अपने चंगुल में भारतीय लोगों को पकड़े हुए थे। उसमें आपको बता दें कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वह भारतीयों को किसी मीन्स ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठने के लिए वर्जित किए हुए थे, और विशेष करके उस डिब्बे में कोई भारतीय नहीं बैठ सकता था जिसमें वह यात्रा कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जिसमें ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोग यात्रा कर रहे होते थे उसमें भारतीय लोग नहीं बैठ सकते थे। जो ब्रिटिश लोग थे उनका ये विचार था कि जो भारतीय लोग हैं उनको वो काले होते हैं और मीन्स उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इस कारण वह अपने क्लास में मीन्स अपने साथ में किसी को नहीं बैठा था। वह भारतीयों को काला या निम्न जाति का कहकर पूरा पुकारा करते थे दोस्तों। तो ये भी था एक प्रजाति विभेद का नीति थी, तो जिससे भारतीयों में एक गुस्सा का भाव आया
और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं या ब्रिटिश लोग हैं वह गलत कर रहे हैं। इस कारण से भी भारतीयों में राष्ट्रीयता का एक भावना जागृत हुआ दोस्तों। अब उसके बाद एक जो कुछ राजनीतिक संस्थाओं का भी इसमें महत्वपूर्ण योग रहा, जैसे लैंड होल्डर्स समिति, इन सब का इसमें एक अच्छा योगदान रहा कि भारतीयों में एक राष्ट्रीयता का भावना जागृत हुआ दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों एक जैसा कि एक इल्बर्ट बिल पास हुआ था, इल्बर्ट बिल के कारण भी यह भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और उनके माइंड में ये कहीं ना कहीं हुआ कि अब इल्बर्ट बिल के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं वास्तव में दोस्तों। इल्बर्ट बिल दोस्तों, इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था, मीन्स इल्बर्ट ने ही लाया था इसको और वायसराय इसको मीन्स इल्बर्ट के माध्यम से ही एक बिल पेश करवाया था। उसमें यह था कि कोई भी ब्रिटिश अभियुक्त, कहने का मतलब कोई भी ब्रिटिश अपराधी अपराध करता है, कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी जो मुकदमों की सुनवाई जो होती थी वह एक भारतीय जज के माध्यम से होना इस बिल में तय हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जो ब्रिटिश अधिकारी थे और साथ साथ में जो ब्रिटिश लोग थे वह मीन्स विरोध करने लगते हैं कि जो ब्रिटिश अपराधियों का जो मुकदमा होगा वह भारतीय जज के माध्यम से नहीं देखा जाएगा। यदि देखा जाएगा तो एक ज्यूरी गठित की जाएगी, ठीक है दोस्तों, उसमें कई लोग रहेंगे, ठीक है, जिसमें से उसमें अंग्रेज अधिकारी भी या अंग्रेज जज भी सम्मिलित होंगे। उनके माध्यम से यह जो भी ब्रिटिश अभियुक्त रहेंगे उनकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों ये इल्बर्ट बिल था। तो जब और बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने विरोध किया। अंग्रेज़ों ने जब विरोध किया तो इस बिल को वापस कर लिया गया। अब भारतीयों में आक्रोश का भावना जागृत हुआ। मीन्स भारतीय सोचे कि मीन्स जो भी बिल लाया जा रहा है वह पूरा अंग्रेज़ों के लिए ही लाया जा रहा है, भारतीयों के लिए नहीं लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण था, एक महत्वपूर्ण कारण था कि भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और एक भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, तो इसमें एक इन सभी कारणों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें भारतीय लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना उठी और उनको ये पता चला कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वह भारतीय लोगों का आर्थिक और शारीरिक साथ साथ में सामाजिक शोषण कर रहे हैं। उसमें आपको ये भी बता दें कि 1813 में जब पारसी अधिकारी और ईसाइयों ने जब यहाँ पर आए, भारत में आए, तो उसने एक अच्छा काम किया कि स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके मीन्स वह धर्मांतरण करना शुरू कर दिए, बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई बना दिए। तो अब जो हिंदू के मीन्स जो कट्टर हिंदू थे उनके माइंड में ये कहीं ना कहीं होने लगा कि जो ब्रिटिश लोग हैं वह हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। तो इसलिए भी उनके माइंड में ये हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और उनके अंदर एक भारतीय राष्ट्रीय की भावना जागृत हुई दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा हमने कि जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वास्तव में शुरू हुआ, इसका एक खाका तैयार किया गया कि इसमें जो भारतीय लोग थे इनके अंदर राष्ट्रीयता का भावना कहाँ से जागृत हुई। अगले लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे कि जो स्वतंत्रता का संग्राम है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, यह वास्तव में कितने चरणों में होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से हम बात करेंगे कि कितने चरणों में होगा और एक एक चरण को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।